आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। चाहे गांव हो या शहर, हर जगह आए दिन बच्चियों और औरतों के साथ घरेलू मारपीट के मामले सामने आते रहते हैं। दरअसल जानकारी की कमी की वजह से एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रहता है और इसी कमी को दूर करने के लिए हम हाजिर होते हैं इस प्रोग्राम में। आज बात करेंगे औरतों के साथ होने वाली घरेलू मारपीट पर बने कानून की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। गाजी साहब, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में, तो ये एक्ट बनाने, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ये एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आपको मुबारकबाद दे रहा हूं कि इस टॉपिक को लिया गया है, जो कि बहुत आज की तारीख में सेंसिटिव टॉपिक है जी। और इसके ऊपर डिस्कशन होते रहना चाहिए और लोगों को कानूनी जानकारी देते रहना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता आ सके। पहली बात तो ये कि ये सदियों से चलता आ रहा है कि मैन चूँकि फिजिकली मजबूत था इसलिए वो सोसाइटी में डोमिनेट करता था और उस डोमिनेशन का असर ये होता था कि औरतों को आम तौर पे घर तक जो है महदूद कर दिया जाता था और जिस तरह से तबीयत करती थी उस तरह से लोग घर को चलाते थे या सोसाइटी को चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, औरत को भी इंसान समझा जाने लगा और फिर जो इंसान की एक राइट होता है, जो उसके हुकूक होते हैं, उसकी अदायगी के लिए डिफरेंट किस्म के कानून बनने शुरू हुए डिफरेंट सिविलाइजेशन में। चूँकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है, उस ज़माने में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए जहाँ भी जो तरक्की होता था, जहाँ औरतों के भी हुकूक दिया करते थे, वो उस सोसाइटी तक ही महदूद रहती थी। लेकिन चूँकि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे हो गया, पूरा दुनिया एक गाँव हो गया और यूएनओ का प्रभाव जो है एक मामले में कम से कम बढ़ता जा रहा है कि जहाँ तक बैलेंस का मसला है कि ह्यूमन राइट्स यानी कि मैन और वुमेन का किस तरह से एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन हो, मैरिज रिलेशन हो या घर का जो फैमिली सिस्टम का रिलेशन हो, उसमें औरत के क्या हुकूक हैं, एक बच्ची का क्या हुकूक है या एक फ़ीमेल का क्या हुकूक है, एक मेल का क्या हुकूक है, इसको दिन ब दिन जो है वो डिटरमिन किया जा रहा है। डेफिनेशंस नए नए आ रहे हैं ताकि किसी किस्म की मेल का डोमिनेशन जो है कंप्लीट या ज़्यादती से जो है औरत को पाक रखा जाए, साफ रखा जाए। इसके लिए जो है मसला डिफरेंट यूएन फोरम पर भी डिस्कस हुआ, अल्टीमेटली यूएन जनरल असेंबली में भी डिस्कस हुआ और ये देखा गया कि आम तौर पे कुछ सोसाइटी दुनिया में ऐसी हैं जहाँ पर कि ये लिया जाता है कि औरतों का हक ही यही है या औरतों को ऐसा रहना भी चाहिए, रहना ही चाहिए। यहाँ तक कि इस किस्म के जो औरतों के ऊपर ज्यादती होता था, औरत भी ये समझने पर मजबूर हो गई थी कि बस ये फैमिली लाइफ है, हम औरत हैं और हमें ये सब चीज़ें सहना है। लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ये सब चीज़ें अब दूर हो रही हैं। यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो डिफरेंट किस्म के जो सजेशंस आए, जो कन्वेंशन बने, उसके लाइट में जितने भी यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं उनको एक डायरेक्शन हुआ, एक किस्म का एक गाइडलाइन दे दिया गया कि उस गाइडलाइन के ऊपर जो है आप लोग ऐसा एक्ट पास कीजिए अपने अपने देश में जहाँ की औरतों के साथ ज्यादती को कम किया जाए, रोका जाए। उसी की रोशनी में को ये एक्ट पास हुआ जिसको कि आम तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बोलते हैं। जी, जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की 2005 एक्ट की, तो इसके अंदर ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों को रखा गया है। देखिए, हर उस किस्म की ज्यादती, चाहे वो वर्ड के शक्ल में हो, ज़बान के शक्ल में हो, या ये कह लीजिए कि ताने के शक्ल में हो, बोली बोलने के शक्ल में हो, या फिजिकल असाल्ट हो, या जानबूझकर किसी चीज़ की कमी करना हो, या जानबूझकर बार बार उसके अपने मैके के बीवी को ताने देना हो, उसके घर वालों को उसके ताल्लुकात ताने देना हो, या उसके अपने मिलने वालों पे किसी किस्म का रोक लगाना हो, ये सब चीज़ चाहे ज़बान से कही जाए या फिज़िकल एक्शन किया जाए, ये सब के सब डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। यानी हर वो चीज़ जिससे कि एक घर में बैठी हुई औरत अपने आप को गैर महफूज, असुरक्षित महसूस करे, वो लज्जित महसूस करे, वो सब चीज़ें जो है डोमेस्टिक वायलेंस के कैटेगरी में आता है। जी, अगर किसी औरत के साथ घर के अंदर मारपीट होती है तो क्या उसे कानूनन हक जो है वो हासिल है?
देखिए, चूंकि ये सवाल जो है ये अपने आप में बहुत ही एक इनलार्ज सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऐसे एक्ट थे या ऐसा प्रोविज़न था आईपीसी वगैरह में जी, जिसको कि इस मसले को टैकल किया जाता था। लेकिन वायलेंस से आगे चलकर, यानी कि सिर्फ सपोज कर लीजिए कि कोई वाइफ को या अपने घर में औरतों को, जिसको कहते हैं पैनी नज़र से देखता है, घूरता है, या सपोज गुस्से की नज़र से देखता है, या बात बात पर ताने देता है, तो वो सब वायलेंस में ही आ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस में। जी, तो उसके लिए सिस्टम यह है कि चूंकि ये एक्ट अपने आप में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 अपने आप में बहुत एग्जॉस्टिव है। इसमें पहला काम ये किया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो है उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को इस कानून के तहत ही अपॉइंट किया जाता है, या इस कानून में यह भी प्रावधान है कि जिसको कि हम एनजीओ बोलते हैं, यानी कि स्वयं सेवी संस्था जिसको हम इसमें बोलते हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। उनके यहाँ भी वो औरत, यानी कि उसको विक्टिम बोलते हैं, या अफेक्टेड वुमेन बोलते हैं, या एग्रीव्ड पर्सन बोलते हैं, वो जाकर उसको भी रिपोर्ट कर सकती है, या डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर सकती है, या थाने में रिपोर्ट कर सकती है। ये उसके पास, अगर कोई थर्ड पर्सन भी मोहल्ले में, सपोज कर लीजिए कि आप देख रहे हैं किसी औरत के साथ ज्यादती हो रही है, वो बेचारी ने उसको घर से निकलने दिया जा रहा है, लेकिन आवाज़ें सुनाई देती है उसको डांटने की या उसको चीखने की, तो कोई एक थर्ड पर्सन भी जाकर पुलिस को या प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये इतला दे सकता है कि फलां घर में हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे औरतों के साथ या किसी औरत के साथ ज़्यादती हो रही है, इसके लिए कोई जो है इक़दाम किया जाए, कोई प्रोसीजर अपनाया जाए। इसमें ये प्रोटेक्शन भी दिया गया है कि वो आदमी जो कि जाकर इस किस्म का इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर को या पुलिस ऑफिसर्स को दे रहा है, या मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट दे रहा है, तो उसके खिलाफ किसी किस्म की क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी। यानी कि वो अपना एक नागरिक होने के नाते, सिटीजन होने के नाते, शहरी होने के नाते वो अपना वो ड्यूटी समझा कि कहीं ज्यादती हो रही है तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को इसकी इतला होना चाहिए। इसलिए उसके खिलाफ किसी किस्म का कानूनी चाराजोई नहीं है, ये कानून उसको प्रोटेक्ट करता है। जी, चलिए और भी बात करेंगे इससे जुड़ी चीज़ों पर। हमारे साथ जुड़े हैं करीमनगर से अब्दुल रहीम बेग। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा एक करीमनगर से एक मेरी जमीन को जो है मैं पट्टा करा लिया सब। 88 में मैं रजिस्ट्रेशन करा। मेरी बीवी का इंतकाल होने के बाद मेरे को 2010 में बुक्स मिले सब, और उसके बाद अभी 12 में गए थे, उसको किसी नाम पे ROR कर दिया। हो सकता था? देखिए, पहली बात तो ये कि आप सवाल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या पूछ रहे हैं यह आपके सवाल से जाहिर नहीं हो रहा है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और हैं कश्मीर से, अब्दुल रशीद मीर। हेलो जी सर, मुझे वकील साहब से बात करनी है। हाँ, बताएं। जी, आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछें। यहाँ कश्मीर में जब कोई बंद होता है तो कोर्ट में हम जाते हैं, वहाँ न तो वहाँ जज साहब करता है इसका परवाह, न तो वकील साहब वहाँ करते हैं इसका परवाह। जज साहब के लिए कौन सा कानून है जो हम करेंगे किसी कोर्ट में, कहाँ करेंगे हम उसके खिलाफ, या उस वकील के खिलाफ जो ये सरकारी वकील हो, हम उसको बोलते हैं, वो जिस दिन तारीख होता है वो आता नहीं, या तो जज नहीं आएगा या कोई नहीं आएगा, बस सिंपल तारीख। मैं नहीं कर रहा हूँ किसी दहशतगर्दी या इन तारीखों की बात, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आम तारीख की बात। आखिर वजह क्या है? सब पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ कश्मीर में ही जज साहब कर रहे हैं ऐसे। जी, ये खासे ऐसी बात नहीं है। देखिए, या तो इस किस्म का कोई सिस्टम आप ये दिखाएं कि जिस रोज आपका डेट रहता है उसी रोज जज साहब छुट्टी पर हो जाते हैं या जानबूझकर हो जाते हैं, क्योंकि छुट्टी चाहे सरकारी वकील हो या जज हो, ये उनका अपना एक प्रोसीजर होता है, अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, उससे वो गवर्न होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर एक जज साहब छुट्टी पर हमेशा रहते हैं तो आप बहुत ये कर सकते हैं, तो केस को अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में कोई ग्राउंड नहीं है कि किसी के खिलाफ आप प्रोसीड करें, क्योंकि वो छुट्टी देना न देना ये उनका अपना सर्विस का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ फिर से जुड़े हैं करीमनगर से, अब्दुल रहीम बेग। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। जी, वालेकुम सलाम। बताएं।
मेरा 1988 में मैं रजिस्ट्रेशन करा लिया सब जमीन, मेरी भी इंतकाल होने के बाद मेरे को 2010 में मैं मोटेशन करा के बुक्स हासिल करा। अभी 12 में कहते हो किसी के नाम पे ROR कर दिया एक 20 गुंठे जमीन, कैसा हो सकता था? ऐसा नहीं हो सकता है। आपके कहने के मुताबिक कि 88 में ज़मीन खरीदी थी, 210 में जो है आपने अपने नाम से करा लिया था, म्यूटेशन भी हो गया था, लेकिन उसके बाद RR हो गया है, तो ये कोई आपके साथ ज्यादती किया है, कोई गलत चीज़ लगाया है। अदरवाइज़ ज़मीन जो है एक बार म्यूटेट हो गई है तो जब तक कोई रीज़न ना हो, कोर्ट का आर्डर ना हो, तब तक जो है वो किसी के नाम से नहीं हटाया जा सकता है। आप लोकल एडवोकेट से बात कीजिए और इस मसले को कोर्ट तक ले जाइए। जी, जैसे आज हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, आपने बताया कि ये एक्ट क्या है और क्यों इसे बनाने की ज़रूरत पड़ी और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। वहीं सवाल ये भी उठता है कि जैसे अगर कोई शादीशुदा औरत है, उसके साथ मारपीट हो रही है, तो क्या उसके लिए अलग कानून है, या फिर कोई किसी लड़की के साथ या घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मारपीट हो रही है तो उनके लिए कुछ अलग चीज़ें हैं? देखिए, ये तो जो कानून है, कानून के नाम से ही जाहिर होता है कि ये वुमेन के फेवर में है, चाहे वो वुमेन जो है बेटी की शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो या बीवी की शक्ल में हो। जी। कोई भी है, अगर उसके साथ उसके ख़ानदान वाले, घर वाले इनह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, उसको तंग करते हैं, सताते हैं, तो उसके पास ये हक़ हो जाता है कि वो कानूनी चाराजोई करे। जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर दे रखे हैं कि आप डायरेक्ट थाने में भी जा सकते हैं, आप डायरेक्ट एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होता है उसको बता सकते हैं, किसी तरह से भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को आप बता सकती हैं। तो उसके ज़रिए जो फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के जब एक बार नॉलेज में आ जाता है तो उसके लिए मैंडेटरी किया गया है कि उसको उसके ऊपर एक्ट करना है। और एक्ट करके जो है, जो ये कह लीजिए कि जो लॉ ब्रेकर है या जो एक्यूज्ड है, जो कसूरवार है, उसके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन लेना ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की ज़िम्मेदारी हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, उसको फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए लाजमी नहीं है कि वही औरत जो कि विक्टिम है या जो एग्रीव्ड पार्टी है वही कानून का दरवाज़ा खटखटाए, बल्कि अगर कोई उसका पड़ोसी या कोई ऐसा सोशली एक्टिव इंसान जिसको कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, वो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को बता सकता है कि फ़लाँ घर में औरत पे या औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है, जिसके मुतल्लिक इंक्वायरी होना चाहिए। और उसके लिए फिर कानून की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, कानून नाफिज करने वाली जो इदारे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उस औरत को, उस एग्रीव्ड पार्टी को कानूनी अमदाद पहुँचाए और उसके जो ग्रीवेंसेस है उसको दूर करने की कोशिश करें। जी, जैसे आपने अभी बताया कि अगर कोई खुद कंप्लेंट नहीं कर पा रहा है, उसका कोई पड़ोसी है या फिर कोई रिलेटिव है, वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है, फाइल कर सकता है कंप्लेंट। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि लोगों को मालूम होता है, चाहे वो पड़ोसी हो या रिलेटिव हो, कि इनके घर में इनके साथ मारपीट होती है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते। वो शायद इसलिए नहीं लेते कि उन्हें लगता है कि बार बार उन्हें जाना पड़ेगा, कोर्ट बुलाया जाएगा या थाने में बुलाया जाएगा, इस डर की वजह से नहीं लोग करते। तो क्या ऐसा कुछ है इसमें कि अगर कोई फाइल करता है कंप्लेंट तो क्या उसे बार बार जाना पड़ेगा थाने या कोर्ट? देखिए, ये लॉ इतना प्रोसीजरल इजी बनाया गया है कि इसमें जो इन्फॉर्म करता है, उसको इन्फॉर्मेंट कह लीजिए, कि वो जो इन्फॉर्मेंट है उस पर पहली बात तो ये कि ये कानून ही प्रोटेक्ट करता है कि उनके खिलाफ किसी किस्म का क्रिमिनल या सिविल एक्शन नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ वहाँ तक है कि वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को, सपोज प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये चीज़ बस बता दे। अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है कि वो उस घर में विजिट करे और एक ऑलरेडी बनाया प्रोफार्मा है, उस हिसाब से फिर एग्रीव्ड पार्टी से मिले, एग्रीव्ड पार्टी से ये पूछे कि आपके घर में कितने जेंट्स है, किससे किससे आपको परेशानी है और किस किस तरह से परेशानी है। उन सब का एक जो है, एक वो इवेंट्स के हिसाब से, प्रोफार्मा के हिसाब से इवेंट्स को जो है लिखता है और फिर वो इस मसले पर जब पहुँचता है कि हाँ वाकई यहाँ पर एक एग्रीव्ड पर्सन है जिसके साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर वो कंसर्न कोर्ट को इंफॉर्मेशन करता है। फिर कंसर्न कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को, यानी कि जो लोग एक्यूज्ड हैं, उनको तलब करती है और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेती है। कानूनी एक्शन यहाँ तक जाता है
कि एक प्रोटेक्शन ऑर्डर बोलते हैं कि जब कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि वाकई वो एग्रीड पर्सन है और वाकई उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो फिर एक प्रोटेक्शन ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास करता है। उस प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत जो है उसको एक हिफाजत मिल जाती है। फिर किसी भी किस्म की कोई उसके साथ ज्यादती होती है तो फिर दूसरी पार्टी को पेनलाइज किया जाता है। जी, जैसे आपने नाम लिया प्रोटेक्शन ऑफिसर का, तो अगर हम इस चीज़ को समझे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है और कंप्लेन करने के कितने दिन बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर को असाइन किया जाता है? देखिए, इसमें यह है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, लेकिन आपने जिस रोज़ आपका एप्लीकेशन, अगर आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं तो जिस रोज़ आपका पिटीशन आता है सुनवाई के लिए, जैसे आज आपने फाइल किया तो आमतौर पे दूसरे रोज़ या तीसरे रोज़ आ जाता है। उसी रोज़ कोर्ट जो है फर्स्ट ये करती है कि आपके कंप्लेंट जो आपके मुतलिक लिखा हुआ है कि इतने तारीख को इतने बजे ऐसे आपके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, तो उसकी कॉपी प्रोटेक्शन ऑफिसर को ही भेज दिया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर फ़ौरन आपके घर पहुंचता है और वो अपना एक रिपोर्ट बनाता है जिसको कि वो जज साहब के हवाले करता है। आमतौर पे ऐसे केसेस में काउंसलर का भी सिस्टम होता है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने रिपोर्ट भेज दी, उसके बाद अगर जज चाहे, मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको फिर काउंसलर के पास भी भेज सकता है। जी, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुलाम कादिर साहब। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? हमारा जनाब, हमने 2008-9 में काम किया यहाँ कंटोनमेंट बोर्ड के साथ जनाब। जी, श्रीनगर में कंटोनमेंट बोर्ड है जनाब, उनके साथ काम किया जी। उन्होंने बोला गाड़ियां दे दो जो कचरा उठाएगा और नाइट सॉयल। तो यहाँ फौज का तादाद ज्यादा बढ़ गया, फिर उन्होंने गाड़ी ज्यादा मांगा जनाब। अब जो उनका मेरा पैसा बन गया, अभी देते नहीं जनाब। कभी बोलते बाढ़ आ गया, कागज खत्म हो गया, कभी बोलता टाइम बार हो गया। तो तकरीबन 90 लाख हमारा पैसा है। अच्छा। हमने बैंक से कर्जा लिया मकान पर। जी बताएं। जी, इनका पैसा एक तरह से फंसा हुआ है जो ये वापस हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, देखिए, आपने कहा कि आपने कंटोनमेंट बोर्ड का काम था और आपने उस काम को लिया, उसको आपने किया, लेकिन आपको पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए, ये आप जो हैं, जो जितने रिप्रेजेंटेशन भेजे हैं पैसे के लिए, और चाहे वो ये कहें कि बाढ़ आ गया है, ख़त्म हो गया है, तो एक ही चीज़ नहीं ख़त्म हुआ होगा। आप ही का सिर्फ कंट्रैक्ट के कागज़ नहीं ख़त्म हुए होंगे, बहुत सी चीज़ें ख़त्म होंगी। इसके लिए ये है कि आप वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आप दे चुके हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, आप फ़ौरन वहाँ पे एक लोकल एडवोकेट को कीजिए और डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट डालिए। और जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर मसला ऐसा ही है तो आपको इंसाफ मिलेगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, अब्दुल शकूर। हेलो हेलो। अभी जनाब ये पैसा देखते नहीं जनाब, हमने अपना कोठी जो है वो गिरव रखा बैंक को, और जो कुछ जमीन था वो भी बेच दिया जनाब। लोगों का पैसा है। देखिए, मुझे समझ में आ गया है आपके सवाल। आपका ये कहना है कि आपने जो काम किया था इसके लिए आपने बैंक से कर्ज भी लिया था, तो लाजमी है कि बैंक ने जो कर्ज दिया है वो आपके पीछे आ रहे होंगे कर्ज वसूल करने के लिए। लेकिन चूंकि आपको पैसा नहीं मिला है, तो आपके मुताबिक पैसा न मिलने की वजह से आप बैंक का कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। जो चीज़ आपने बैंक को मॉर्गेज किया होगा उसको भी वो एग्जीक्यूशन में ले रहे होंगे। इसका वाहिद हल यही है कि इस स्टेज पे आपको कानूनी कार्रवाई और डायरेक्ट हाई कोर्ट में आप रिट फाइल कीजिए। जी, लगातार व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, बिल्किस। हेलो हेलो बिल्किस, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, आ रही है आवाज। जी, बताएं क्या सवाल है? अभी तो मैंने बताया ना, मुझे वकील साहब से बात करना। हाँ, बताइए। आप वकील साहब से बात कर रही है, सवाल पूछिए, वो आपको सुन रहे हैं। आप बताएं। हमारा मसला ये है जी। देखिए, पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ वकील साहब, हमारा मसला ये है कि हमारा पार्टीशन हो गया था हमारा,
जो हमारी नासिक में जगह है तो हमारे जो हिस्से में जो जगह आई थी उसमें हमारा पीछे से और थोड़ी एक्स्ट्रा जगह मिली, तो उसमें हमारे देवरों ने उन्होंने सब कह रहे हैं कि उसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारी सास का है, वो हमारी माँ का है, उसमें और एक्स्ट्रा मांग रहे। पहले तो इन लोग ने सब ले लिए, तो अभी उसके लिए उन लोग बोलते कि हमने इसमें नाम डाले, वो डाले, इस तरह हमको उलझा के रखे और हमने जो सामने की जगह थी वो बेच दिए। तो अभी ये कैसा कर सकते हैं ये मसले का हल? पीछे की हमारी जगह है, अभी वो बोलते हमने नाम डाल दिए और ये जगह मेरे शोहर के नाम पर है। देखिए, आपने जो सवाल पूछने की आप कोशिश कर रही हैं, आप ये कहना चाहती हैं कि आपके घर का पार्टीशन हो गया है, जायदाद का पार्टीशन हो गया है और जो हिस्सा आपको मिला है उससे पीछे कुछ ज़्यादा हिस्सा आपके पास है। अब ये कि पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा कैसे है ये आप नहीं बता रही हैं। क्या जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें बाकी लोगों का भी हक बनता है या नहीं बनता है? अगर हक बनता है तो फिर उनके पास कानूनी चाराजोई करने का हक है। अगर वो नहीं बनता है, जो पार्टीशन में आपके हिस्से में चीज़ आया है उसको आपको प्रोटेक्ट करने का हक है। अगर उसके बाद भी कोई ज़बरदस्ती उस पर आ रहा है, कोई ज़बरदस्ती दूसरे का नाम चढ़ा रहा है या आप पर किसी भी किस्म का दबाव डाल रहा है, तो आप पहले पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। अगर उसके बाद भी मसला नहीं हल हो रहा है तो आप कोर्ट जाइए, क्योंकि जो चीज़ आपके हिस्से में आई है वो पूरा का पूरा आपका है। जी, और भी बातें करेंगे घरेलू मारपीट पर बने कानून पर, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कल को अगर आप नहीं रहे तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा कौन भरे? India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, गुलाम फारूक। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है गुलाम फारूक, मैं श्रीनगर निशात से बोल रहा हूँ जी। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था 2004 में, वो फौत हो गए। एक ट्रैक्टर वाले ने उसको टक्कर मारी थी जी। फिर इसमें वो हो गया था मसला, वो चलता चलता केस हो गया। 2015 में इसका फैसला आ गया कि 5 लाख का रिलीफ मिलेगा। फिर आज तक कोई पैसा नहीं मिला। वो फिर जिनको वो पैसा देना था, इनका गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। वो केस बाद में उन्होंने वो उसको किया हाई कोर्ट श्रीनगर में। तो वहाँ से अभी 2 बार हमने वो उनका केस डिसमिस हो गया था जी। मगर तीसरी बार मैंने अपील की है। मगर जब मेरा केस लगता है वो लगता है 100 नंबर होता है, 80 नंबर पर होता है तो वो उठता नहीं है। फिर 2-3 महीने के इंतजार के बाद फिर लगता है तो उठता नहीं है। मैंने इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखा था,
जी। चीफ जस्टिस ऑफ श्रीनगर को भी 2 बार लिखा था, वो पोस्ट किया था पोस्ट लेटर, अभी कोई इसमें हल नहीं हो रहा। जी, आपने ये बताया कि एक्सीडेंट में साहबजादे का इंतकाल हो गया था 2004 में और आपको 5 लाख का अल्टीमेटली मुआवजा मिला। दूसरी पार्टी जो है वो उस मुआवजे के ख़िलाफ़ अपील में चली गई है, जो कि आज की तारीख में हाई कोर्ट में पेंडिंग है और हाई कोर्ट में आपका मसला जो है सुनवाई पे नहीं हो रहा है। देखिए, हर हाई कोर्ट का एक सिस्टम होता है। केसेस जो होते हैं, जो रेगुलर अपील होती हैं, वो फाइल होने के बाद रेगुलर सिस्टम से आती हैं, यानी कि जिसको सिरिटियम बोलते हैं कि पहले जो केस फाइल हुआ है वो पहले आएगा। तो आम तौर पे चूँकि बैकलॉग ज़्यादा है हिंदुस्तान में, केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है डिफरेंट कोर्ट्स में इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट में, तो जो केसेस एक बार एडमिट हो जाती हैं फिर वो अपने रेगुलर नंबर से आती हैं। तो अब यही मसला है, उसमें कोई ख़ास जब तक कि आप रीज़न न दिखाएं कि आपका केस आउट ऑफ द टर्म क्यों सुना जाए, और जब तक आप हाई कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करें तब तक आपका केस जो है आउट ऑफ द टर्म नहीं सुना जाएगा। इसलिए चूँकि ये एक प्रोसीजर है, एक हाई कोर्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें किसी किस्म का ये नहीं कहा जा सकता है कि आपका इंडिविजुअल तौर पे या ज़ाती तौर पे किसी किस्म का कानूनी वायलेशन हो रहा है, क्योंकि एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत ही आना पड़ता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ है नासिक से, मेहरुन्निसा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोनों को, वकील साहब को भी। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मेरा डोमेस्टिक केस कोर्ट में चालू है 1 साल से। अभी फिलहाल मेरे ऑर्डर हो गई है, तो मार्च में ऑर्डर हो गई है। तो जज मैडम ने सिर्फ मतलब 2000 की ऑर्डर की है, वो एक मेंटेनेंस की और एक घर भाड़े की। तो घर भाड़े का पैसा मुझे मतलब अभी जो नोटिस, और मेरे हस्बैंड आते ही नहीं है कोर्ट में, सिर्फ एक बार हाजिर हो गए, आते ही नहीं, आते ऑर्डर होके मार्च में ऑर्डर होके फिर भी उन्होंने मतलब पैसा देते नहीं है। और वो मैं उनकी तीसरी बीबी हूँ, मतलब मुझे फंसा के उन्होंने ब्याह किया, दूसरी बार बीबी के बारे में नहीं बताया था। उनकी 4 बेटियां है, तो 4 बेटियों के ना उन्होंने मतलब ऐसा किया है सब, मतलब मुझे कुछ उनका हक नहीं मिला, सिर्फ मुझे 3 महीने ही रखा। वो मतलब उम्र दराज है और मतलब मेरी थोड़ी लेट से शादी हो गई, तो अभी उनके वो सब प्रॉपर्टी उनके बेटियों को सब बेच रहे हैं। बॉम्बे में उनके 3-4 घर थे, तो सब प्रॉपर्टी बेटियों को नाम कर दे रहे, बेच रहे, मतलब मुझे कोई मिले नहीं। तो इसके बारे में मैं क्या करूं? हाँ, आपने मेहरुन्निसा साहबा, आपने ये बताया कि आप ऑलरेडी 1 साल पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो है आप एप्लीकेशन लगा चुकी हैं और कोर्ट का उसके ऊपर जजमेंट भी आ चुका है, एक इंटरिम ऑर्डर या एक ऑर्डर पास हो गया आपके फेवर में, जिसमें आपको 2000 रुपया मंथली, और देखिए मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है और शेल्टर का ऑर्डर होता है। तो ये मेंटेनेंस के लिए भी मेंटेनेंस का भी ऑर्डर हो गया है। ये इंसान के अपने स्टेटस, किसी भी पार्टी के अपने स्टेटस, हस्बैंड का स्टेटस, इसको देखकर पास होता है, क्योंकि उसमें ये भी भरना पड़ता है जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर ज़ीरो है तो वो किस तरह से है, हस्बैंड का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो वो भी आपने दिया होगा। तो अल्टीमेटली कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंची है कि 2000 रुपया आपको पर मंथ दिया जाए और आपको शेल्टर दिया जाए। शेल्टर का मतलब ये कि ये भी जिम्मेदारी हस्बैंड की है कि आपको घर प्रोवाइड करे, और आमतौर से डोमेस्टिक वायलेंस में जो चीज़ें आती हैं उसको बोलते हैं कि शेयर्ड हाउस होल्ड, यानी कि जिस घर में आपको विदा करके ले जाया गया है और जहां आप एज ए वाइफ रही हैं, उस घर में आपका ऑटोमेटिक रहने का हक बन जाता है, जिससे कि हस्बैंड नहीं निकाल सकता है। और अगर सपोज़ के लिए कि हस्बैंड ने किसी किस्म का आपको शेल्टर यानी रेसिडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो फिर कोर्ट ऑर्डर करती है स्टैंडर्ड के हिसाब से कि कितने के किराएदार किराए पर आप रह सकती हैं और हस्बैंड कितना किराया आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये दोनों ऑर्डर आपके फेवर में पास हो गया है, आपको मुबारक हो। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप अगले इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अब आपका ये कहना है कि हस्बैंड आपको जो है ऑर्डर होने के बाद भी पैसा नहीं दे रहा है, तो उसमें भी एक्ट में ये प्रोविज़न है कि आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कराएं। आप जो है फिर एप्लीकेशन लगा सकती हैं उसी कोर्ट में कि इस ऑर्डर के बाद भी जो है हस्बैंड न शेल्टर दे रहा है, न हाउस का प्रोवाइड कर रहा है, और न 2000 रुपया महीना दे रहा है। तो कोर्ट फिर जो है उनको ऑर्डर पास करेगी और आपको बाकायदा जिसको बोलते हैं कास्ट के साथ आपके फेवर में ऑर्डर हो सकता है। इसलिए आप अपने एडवोकेट से फ़ौरन राय लीजिए और फ़ौरन एक एप्लीकेशन लगाइए कि आपको ऑर्डर होने के बाद भी ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं।
जी, कई बार हमें कानून के बारे में, लॉज के बारे में मालूम तो होता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि अगर हमें केस फाइल करना है तो कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, या अगर कोई एप्लीकेशन लगानी है तो वो कैसे लिखनी होगी, किससे लिखवानी होगी, कहाँ जाना होगा, किससे बात करनी होगी। तो ये जो एक्ट है 2005 डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के, अगर कोई इसमें एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहा है, लिखना चाह रहा है, तो वो क्या कर सकता है? सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा? देखिए, मैंने बताया कि थोड़ी बहुत कानून की, एक जागरूक नागरिक होने के नाते थोड़ी बहुत कानून की जानकारी रखनी चाहिए जी। अगर सपोज कर लीजिए कि उतनी जानकारी नहीं है तो फिर कानून आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप जो है, एडवोकेट का सिस्टम है, यहाँ लीगल सिस्टम बनाया गया है कि एडवोकेट है, आप किसी एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए। नहीं तो किसी इलाके में, हर इलाके में आज की डेट में NGO चलती हैं, स्वयंसेवी संस्था चलती हैं, उनसे आप रब्ता कायम कीजिए। अगर वो भी नहीं तो फिर सरकार की ये जिम्मेदारी है, दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या ऑल और इंडिया लेवल पर भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं, जिसका कि हर ऑफिस में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसेज हैं, हर कोर्ट में ऑफिस से प्रबंध है। वहाँ पे आप जाकर कह सकते हैं कि हमें कानूनी चाराजोई करनी है, लेकिन हमारे पास न उतनी जानकारी है, ना हमारे पास उतना पैसा है कि हम एडवोकेट को करें, तो आपको वहाँ पर फ्री लीगल एड दिया जाता है। इसमें सिस्टम ये है कि आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप फलां के घर में रह रही हैं, बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से या माँ की हैसियत से, ये बताना पड़ता है। उसके बाद ये बताना पड़ता है कि आपके घर वाले, या सपोज के लिए कि बीवी का मसला है, सिर्फ बीवी का मसला नहीं है, बल्कि ये लॉ इतना ज़्यादा अपने में इनलार्ज है कि किसी लेडी के साथ, किसी भी औरत के साथ अगर कोई आदमी इस तरह से रह रहा है कि अगल बगल के लोग ये जाने कि ये हस्बैंड और वाइफ हैं, चाहे उनकी शादी हुई हो या ना हुई हो, उनका विवाह हुआ हो या ना हुआ हो, ये कानून उनको जो है एज ए हस्बैंड और वाइफ ही तस्वुर करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर कोई औरत किसी के साथ एज ए पार्टनर रह रही है बगैर शादीशुदा के, और उसके साथ भी किसी किस्म की ज्यादती हो रही है, तो उसको भी हक है कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास अपना रिपोर्ट दाखिल करे, थाने में दाखिल करे, और फिर उसको भी वही हक दिया जाता है जिस तरह से कि एक बीवी को दिया जाता है। जी, हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ है, आसिया। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं आसिया, क्या सवाल है? जी देखिए, मेरे सेपरेशन के लिए मैं वकील के पास अप्रोच हुई थी 3 साल पहले। जी। फिर बाद में इन लॉज के साथ सेटलमेंट हो गया था, वो लोग कुछ पैसे और जमीन देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो वकील साहब के पास है एज ए डिपॉजिट उन लोग थोड़ा एडवांस रखा है। ना वकील साहब वो पैसे दे रहे, ना वो लोग आके वकील साहब से बात कर रहे। वकील साहब 3 साल से केस डालते बोल के अब तक एक केस भी नहीं डाले। अब जब उन्होंने केस डाले, इररिलेवेंट पॉइंट्स के ऊपर केस डाले, ना उसके साथ एक सेक्शन याद करे, ना कुछ याद करे। अब मैं ये हालत में मैं कहाँ जाऊँ? और जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने 7 साल से मेरे साथ है, मगर मेरे को कहीं किसी एक पैसा भी खर्चा नहीं दिए, ना बेटी का खर्चा दिए ना। जी, ठीक है। देखिए आसिया साहबा, आपके साथ जो मसला है, चूँकि वो कहते हैं कि डबल आपके बातों से लग रहा है कि आप 2 तरह से आप विक्टिम हो गई। एक तो ये कि आपके ससुराल वालों ने आपको परेशान किया, जिसकी वजह से आपको कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। लाजमी है कि कानून का दरवाज़ा खटखटाने के लिए एडवोकेट का सहारा लेना पड़ता है। आपका कहना यह है कि आपने जिस एडवोकेट का सहारा लिया था उसने सही तौर पे केस नहीं फाइल किया, और एक सेटलमेंट उसके ज़रिया हो गया ससुराल वालों से, जिसमें उन्होंने कुछ पैसा, ज़मीन भी देने की बात की थी, और ये कि आपके कहने के मुताबिक आपने पैसा जो है, उन्होंने पैसा आपके एडवोकेट साहब को दे दिया। अब एडवोकेट साहब जो हैं आपसे न बात कर रहे हैं, न उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। तो देखिए, ये आपके और आपके एडवोकेट के साथ का मसला है। एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बता दूं कि अगर कोई एडवोकेट है तो वो अपने आप में कंप्लीट कानून नहीं हो गया है, उसके लिए भी कानून है। अगर आपका एडवोकेट आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, या दूसरी पार्टी से मिल जा रहा है, या ये कि आपके केस में लापरवाही कर रहा है, जानबूझकर डेट पे नहीं जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप एडवोकेट के ख़िलाफ़ भी कानूनी चाराजोई कर सकती हैं। उसके लिए एडवोकेट्स एक्ट बना हुआ है। एडवोकेट्स एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि एक एडवोकेट को अपने क्लाइंट के प्रति किस तरह से ईमानदार होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर वो अपने
कानूनी चाराजोई देने में जानबूझकर डेलिबरेटली फेल हो रहा है या दूसरी पार्टी से मिल जा रहा है, तो उसी एडवोकेट एक्ट में ये प्रोविज़न है कि आप बार काउंसिल में जा सकती हैं। बार काउंसिल क्या होता है? हर एडवोकेट एलएलबी करने के बाद वो डायरेक्ट एडवोकेट नहीं हो जाता है। एलएलबी करने के बाद उसको अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि हर स्टेट में बार काउंसिल हैं। वो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जब उसको लाइसेंस मिलता है तभी वो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। तो अगर किसी किस्म का उसमें वो चीज़ है कि एक एडवोकेट्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्लियर जो है वो इंडिकेट करता है, तो उसको प्रोफेशनल इथिक्स के साथ ही चलना होता है। अगर किसी किस्म का एडवोकेट अखलाकी जराइम में मुलविस है जिससे कि उसके अपने क्लाइंट को नुकसान हो रहा है, तो क्लाइंट बार काउंसिल में उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी जा सकती हैं और वकील को भी सेंसर किया जा सकता है, उसको भी उसके किए की सज़ा देने का प्रावधान है। तो आपके पास एक यही चीज़ है, अपने एडवोकेट चेंज कर लीजिए और अपने केस को परसू कीजिए। अगर वकील के ख़िलाफ़ परसू करना चाहती हैं तो उसके लिए मैंने तरीका बता दिया, वही है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और हैं, सुलेमान साहब। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी जी, सवाल बताएं। देखिए, वालेकुम सलाम। देखिए, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद करिए। हेलो जी जी हाँ मैडम, ये है कि मेरी बहू, हेलो जी बताएं। हाँ, मेरी बहू 5 साल से अपने मायके में रुकी हुई है। हाँ जी, तो 5 साल से रुकी हुई है जी। हाँ, तो देखिए, आप सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। हाँ जी, तो वो आ रही नहीं, असल में जिद, इस बात की जिद है उसको। मैडम हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात कीजिए। हाँ, और बात ये है कि वो ये जिद करती है कि अब माँ बाप के साथ मैं नहीं रहना चाहती, अगर अलग रहेंगे तो मैं रहना चाहती। इस उस पर मैंने 5 साल से अड़ी हुई है और 7 साल का पोता है मेरा। अच्छा जी, उसके पास। तो वो बच्चे से मेरे को मैंने काफी याद होती आदि मेरी पिछले गुज़िश्ता महीने 2 बच्चियों की शादी हुई, तो मैंने दावतनामा भेजा है जी। अपने साले, मैंने बड़े साले की बच्ची है वो, तो आ रही नहीं है और ये कहती है माँ बाप को छोड़कर ही मैं रहूंगी आपके पास। तो क्या इस सूरत में मैं अगली साले अपने बच्चे कर सकता हूँ? जी, देखिए, आपका सवाल बहुत क्लियर है। बहुत सी चीज़ें जॉइंट फैमिली में पता नहीं है, इसकी वजह से चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये समझ लें आप कि आप ससुर हैं, आपकी बेटे की शादी जो है आपके बहू से हुई है, तो जो एक दूसरे के प्रति जो राइट्स एंड ड्यूटीज़, हक एंड फ़र्ज जो बनता है वो हस्बैंड और वाइफ के खिलाफ के प्रति बनता है। तो अगर आपके लड़के की बीवी आपके लड़के से ये कह रही है कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूँगी, मेरे लिए आप अलग घर का इंतज़ाम कीजिए, तो वो अपने हक में है, अपने हुदूद में है। ये उसको हक है कि अपने हस्बैंड के साथ रहे। किसी तरह से भी किसी भी बीवी को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो अपने सास ससुर के ही घर में रहे या जॉइंट फैमिली में रहे। तो जहाँ तक उसका ना आने का है मसला, और वो ये कह रही है कि मुझे अगर अलग घर हमारे हस्बैंड दें या रेसिडेंस का अलग इंतज़ाम करें, या ये कि वो आपके घर में यानी कि अपने ससुर के घर में नहीं रहना चाहती है, तो वो हक बजानिब है, ये उसको हक है। कानून भी यही कहता है और इस्लामिक शरिया भी यही कहता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं हैदराबाद से, महमूद। हेलो हेलो मैडम। हेलो हेलो हाँ, मेरा एक फ्लैट है मैडम जी। उसकी दीवार टेढ़ी रहने से बाजू वालों से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दीवार सीधी कर लेने का है, तो इसमें कुछ कानूनी कार्रवाई से ही करना पड़ता है, नहीं तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं होना बोल के, प्रॉब्लम नहीं होना बोल के कानूनी तौर से कुछ मशवरा दे सकते क्या? जी देखिए, आपका कहना यह है कि दीवार है जो कि टेढ़ी है, उसको आप सही करना चाहते हैं, तो इसके मुतल्लिक जो है किसी किस्म की कानूनी है। पहली बात तो ये कि लाजमी है कि आपकी दीवार है, उसके अगर बगल में किसी दूसरे की ज़मीन शुरू होती है तभी आपको ये प्रॉब्लम है। अगर दूसरे वाले को किसी किस्म का ऑब्जेक्शन है तो लाजमी है कि आपको कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी। जी, कर्नाटका से एक कॉलर हमारे साथ है, फरहाना। हेलो हेलो हाँ
सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, जी, सुनाई दे रहा है, सवाल बताएं। बताएं, क्या सवाल है? जी, मेरा खुला होके 10 साल हो गया है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे रहने पर ही दूसरी शादी कर लिए थे वो, इस वजह से मैंने खुला दिया था उनको। तो उन्होंने दूसरा घर बसा लिया है, लेकिन मेरे बच्चों को मेंटेनेंस नहीं दे रहे, 10 साल हो गए। अच्छा जी, ठीक है। देखिए, अगर खुला आपने ले लिया तो कुछ आपने अपने मुतालिक सेटलमेंट किया होगा, क्योंकि जब खुला पे गई होगी, आप रहने वाली जो है कर्नाटका का है, कर्नाटका में ये सब सिस्टम है, अच्छी बात है। लेकिन ये कि आपका खुला ले लेने से, आपके सेटलमेंट कर लेने से आपके बच्चों का हक ख़त्म नहीं होता है। बच्चों का बराबर हक रहेगा कि वो अपने, उनके फादर, उनके वालिद जो है, उनके रहने सहने, पढ़ने लिखने और तरबियत देने का उनका इंतज़ाम करें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारे देश में कानून है जिसको आम तौर पे 125 बोलते हैं, कि 125 CRPC के तहत वो जा सकते हैं और अपने फादर से बच्चे जो है मांग सकते हैं मेंटेनेंस। आप एज ए बच्चों के गार्जियन, अगर वो नाबालिग हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उन बच्चों के गार्जियन के हैसियत से जो है आप एप्लीकेशन लगा सकती हैं। आपने जो खुला लिया है उसका टर्म्स एंड कंडीशन मुझे नहीं मालूम है, ना आपने बताया है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि तलाक होने के बाद भी, चाहे खुला की शक्ल में हो या हस्बैंड की शक्ल में हो, ये तो आपको मालूम होगा कि अगर मैरिज को अगर एनूल किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, अगर हस्बैंड की तरफ से ख़त्म होता है तो उसको तलाक बोलते हैं। अगर बीवी की तरफ से इनिशिएटिव लेकर बीवी कहती है कि नहीं हम नहीं चाह रहे थे हस्बैंड के साथ, तो उसको खुला बोलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में दोनों सूरतों में अगर बीवी हस्बैंड से अलग हो गई है तलाक के ज़रिए या खुला के ज़रिए या कोर्ट से डाइवोर्स देने के बाद, अगर उसके बाद भी अगर बीवी, एक तलाकशुदा बीवी भी अगर उसके पास इतना जायदाद नहीं है कि वो अपने आप को उससे मेंटेन कर सके, या वो ख़ुद कोई सोर्स ऑफ इनकम उसके पास नहीं है, वो कहीं एम्प्लॉय नहीं है, तो अपने हस्बैंड से, फार्मर हस्बैंड कह लीजिए, उनसे वो ले सकती है मेंटेनेंस। तो बच्चों का तो बिल्कुल 100% ये है कि आप बिल्कुल जाइए, बच्चों के गार्जियन के हिसाब से 125 के तहत आप मुकदमा दायर कीजिए और आपको मेंटेनेंस बच्चों को मिल जाएगा। जी, कश्मीर से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गुलाम नबी। हेलो हेलो। हाँ जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है ये कि एक आदमी ने लोन निकाला है J&K बैंक से, तो उसने मेरा सवाल है कि एक देखिए, आप सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। तो उसने मेरा नाम लिखा है उधर गारंटर, हालांकि मैंने दस्तखत नहीं किया है। अच्छा, तो मैंने किया बंद। जी, सवाल पूरा करें। तो दस्तखत मैंने नहीं किया, अब मैं क्या करूंगा? मैंने दस्तखत नहीं किया है, न मुझे पता है इस चीज का। अब मैं क्या करूंगा? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी अगर किसी बैंक से कर्ज लेता है तो बैंक जो है गारंटर तलाश करती है। गारंटर वही आदमी हो सकता है जिसके पास अपनी कुछ जायदाद हो, और उस जायदाद के कागजात भी बैंक अपने पास रखता है, ताकि अगर उसका कर्ज ना अदा हो सके तो फिर उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके वो अपना कर्ज वसूल कर सके। अब आपका ये कहना है कि आप गारंटर नहीं हैं और नहीं आपके दस्तखत हैं, तो लाजमी है कि आपने उसकी गारंटी नहीं दी है तो आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। अगर उसके बाद भी वो आपके नाम से नोटिस दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि चूंकि जिसने कर्ज लिया था वो कर्ज नहीं दे पाया है, इसलिए आपको उस कर्ज की अदायगी देनी पड़ेगी, तो आप जाकर यही जवाब दे दीजिए उनको, बहुत सिंपल रिटन में दे दीजिए कि नहीं मैं किसी का गारंटर था, नहीं मेरा दस्तखत है, इसलिए मेरे ऊपर किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं। अगर इसके अलावा भी किसी किस्म की कानूनी पेचीदगी आ रही है तो आप अपने यहाँ के आप एडवोकेट कीजिए, एडवोकेट से सलाह मशवरा लीजिए, उनसे एप्लीकेशन बनवा लीजिए और इस किस्म का अगर कोई नोटिस आपके पास बैंक से आया है उसका जवाब दे दीजिए। जी, गुलबर्गा से हमारे साथ हैं मुनीर। हेलो मुनीर, बताएं क्या सवाल है? अच्छा, हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ, सवाल ये है, हमारी बच्ची की शादी हो गई,
हम लोग आम बच्चे की 20 साल की है और शादी के पहले अच्छी थी, अब जरा वो जिद बहुत करती है शोहर के साथ भी हमारे साथ भी। और क्या वजह है मैडम? अच्छा बोल रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ, बहुत परेशान कर रही। मैं नानी माँ हूँ उनकी। देखिए, पहली बात तो ये कि आप नानी माँ हैं, आपको दुनिया का तजर्बा है। आप पहले बिल्कुल ईमानदारी से देखिए, बगैर ये सोचे हुए कि आपकी नवासी है जिसके साथ ज्यादती हो रहा है। आप एज ए औरत जो है, घर के बुजुर्ग के हिसाब से ये देखिए कि गलती किसकी है। क्या अगर आपकी नवासी की कोई गलती है तो उसको आप समझाइए, बुझाइए कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। अगर उसकी आपके हिसाब से कोई गलती नहीं है और आपके नवासे दामाद के साथ अगर ऐसा हो रहा है कि उनकी तरफ से ज़्यादती है तो उनको भी समझाइए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर वो कानूनी चाराजोई आपके पास है, जिसके मुतालिक आज हम बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जो है उनके ख़िलाफ़ आप एक्शन ले सकती हैं। आप या तो ख़ुद वो जाएं, नहीं तो आप ख़ुद जा सकती हैं, इन्फॉर्म कर सकती हैं मजिस्ट्रेट को या डोमेस्टिक या प्रोटेक्शन ऑफिसर को, या थाने में आप कंप्लेंट दे सकती हैं उनके खिलाफ। जी, बंगाल से हमें कॉल किया है अब्दुल हमीद ने। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? सवाल हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। जी जी, सवाल बताएं, आप पूछना क्या चाहते हैं? पूछना चाहते हैं, हम लोग का जो घर का जमीन था दोनों पे माँ बाप के नाम से, या उसके बाद दोनों लड़कन के नाम से, पहले दोनों लड़कन के नाम से, इसके बाद हम दोनों भाई बाप माँ के नाम से लिख दिए, रजिस्ट्री कर दिए। हेलो जी जी, बताएं, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही? अच्छा, रजिस्ट्री करने के बाद में फिर 2 साल के बाद जो फादर अम्मी है कि हमारा, हम बड़ा भाई बोल रहे हैं, नाती पोता के दे दिए, वक्त कर दिए जी, बख्शिशनामा। जी जी जी, तब बताएं आप चाहते हैं। और वो जो छोटा भाई जो था वो एक तो रूम में ऐसे ताला लगा के रखे हुए है, बहुत दिन से जाता उता नहीं है, तो क्या नहीं रही, अपने मैके चली गई है और मैके जाने के बाद उसने जो है झूठा केस आपके खिलाफ, आपके लड़के के खिलाफ या आप लोगों के खिलाफ फाइल कर दिया है और आपकी तरफ से जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स उसको बोलते हैं, जिसको आप कह रहे हैं विदाई, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा आपकी तरफ से पड़ा हुआ है। देखिए, उसने जो कंप्लेंट किया है तो लाजमी है कि उसके पास कोई सबूत होगा या वो कोर्ट में आकर हल्फिया बयान देगी। उसको अगर आप उससे सहमत नहीं है तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसमें सवाल होते हैं। तो क्या उसको ये हक़ है कि अलग रहकर भी मेंटेनेंस ले सकती है? तो कानून ये कहता है कि अगर वो अलग रहने में जस्टिफाइड है, यानी कि वो जानबूझकर अलग नहीं रह रही है, बल्कि कुछ उसके ससुराल में ऐसा सिचुएशन पैदा किया गया है कि जिसकी वजह से वो ससुराल में नहीं रह पा रही है, तो कोर्ट जो है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। उसको जो है मेंटेनेंस और शेल्टर यानी कि रेसिडेंस का इंतज़ाम कोर्ट के आर्डर से हो जाएगा, उसको ये हक़ है। जी, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपने जो कुछ भी बताया है इस एक्ट के बारे में हमारे व्यूअर्स उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए, तमाम कॉलर्स के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।